So guys, now that you know who's in the room, Mayur, please go ahead and introduce yourself to everybody. Let us know who you are and a little bit about your journey so far and what you are known for in the nomad world. Sure. Before I start, which language should I speak in? English, Hindi, Marathi, any three of them would work. Vietnamese. Vietnamese. I think Hindi might be good? Let's do Hindi. Hindi करेंगे. सही है. Perfect. Anand sir, do you want to sit here? Can you see from there? It will be a bit hard. Squish up a little थोड़ा ताकि आपको देख सकते आप देख सकते हैं. हिंदी चलेगा. मैं मयूर सोंडक्के. मैं नोमैड गाँव नाम से एक को-लिविंग स्पेस चलाता हूँ. तो 2019 में जब कोविड नहीं आया था, बहुत सारे इंडियंस को रिमोट वर्क क्या है पता ही नहीं था. तभी से हम डिजिटल नोमैड्स को इंडिया में लाने के लिए और लोगों को नेचर के बीच रह के काम करने के लिए जगह बना रहे हैं, जैसा आप सबने मिलके जंगली बनाया. तो उसकी शुरुआत काफ़ी टाइम पहले से हुई. 2000 में बेसिकली मैं कोल्हापुर से हूँ, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है. तो एक छोटे शहर में रह के मुझे हमेशा सपने थे कि यार मैं दुनिया घूम लूँ. दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग कल्चर्स है, अलग अलग तरीके का खाना है. वो मुझे क्यूरियोसिटी था ये सब चीज़ों के बारे में, है ना. तो 2014 में जब मुझे मौका मिला रिमोटली काम करने का, तो मुझे लगा यार मैं जो बचपन से सोचता आ रहा हूँ कि दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, दुनिया भर के लोगों से मिलूँ, दुनिया भर का खाना ट्राई करूँ, ये सब चीज़ें मुझे रियलिटी में करने का मौका मिला 2014 में. तो 2015 से मैंने 3-4 साल अपना सोलो ट्रैवल किया. जैसे इधर लोग आते हैं उसी टाइप का मैं एक बंदा था. तो मैंने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग जगहों पे रह के अपना काम किया. वो करते करते मुझे पता चला कि यार भारत में तो ऐसी जगह नहीं है जिधर बैठ के काम कर सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिल सकते हो. हॉस्टल्स वगैरह थे, पर उसमें क्या है, हॉस्टल में भी बहुत तरीके के लोग आते हैं. जिनको पार्टी करनी है वो भी उधर जाते हैं, जिनको बस साइट सीइंग करना है वो भी उधर जाते हैं. तो ऐसा कोई जगह नहीं था जिसमें बस काम करने वाले लोग हो जो अपना अपना स्किल्स, अपनी वैल्यूज़, अपना इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए, बैठे साथ में बैठे और शेयर करे ये सब चीज़ों को, नॉलेज शेयर करे, अपनी स्टोरीज शेयर करे और एक अच्छा कम्युनिटी वाला माहौल बने. तो वही मकसद से हमने 2019 में नोमैड गाँव चालू किया. Anything more? Amazing. I think that's a really great introduction. Hands up team, आपको याद है नाम नोमैड गाँव, राइट? जो हम मीटिंग में बहुत टाइम उनका वेबसाइट भी दिखाया है. एज वी स्टार्टेड जंगली, आपका मतलब कंपनी और आपका आइडिया और एग्जीक्यूशन हमने उससे ही इंस्पिरेशन लिया है, राइट? एंड वी हैव स्पोकन टू यू अ लॉट एज वी हैव आल्सो डेवलप्ड इट फर्दर एंड गॉटन अ लॉट ऑफ एडवाइस. सो मयूर, व्हाई डोंट यू टेल अस, अभी हमारा 2 साल हो गया जंगली चलाने में, और मतलब बहुत सारे विन्स भी हो गए, बहुत सारे चैलेंजेस भी चल रहे हैं, राइट? तो आप हमको बताओ, आपका पहले 2 साल नोमैड गाँव में कैसा था? What were some of the early challenges that you faced? तो चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना. कभी कुछ चालू करते हो, जब आपको लगेगा ना हम परफेक्ट बन गए, उधर आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना. तो अभी 7 साल हो गए हमें नोमैड गाँव चालू करके. फिर भी अभी भी नए चैलेंजेस आते हैं, पुराने चैलेंजेस कभी कभी वापस आते हैं, पर नए चैलेंजेस तो उससे सीखने को मिलता है.
पहले 2 साल में दिवी ये था कि मैं भी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। राइट। तो मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि यार प्लम्बिंग कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, या जब मैंने पहले काम किया था सब मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ काम किया था, तो मुझे उनके मोटिवेशंस बहुत अलग रहते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके मोटिवेशंस, उनका काम करने का तरीका, ये सब चीज़ें काफ़ी अलग अलग रहती है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर से आए थे, हाँ, फाइनेंशियल वर्ल्ड से? यस। ओके, कूल। और वो तरीका समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। और पहले 2 साल में क्या हुआ, हमने कोविड से 6 महीना पहले चालू किया था, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड था, क्योंकि जैसे ही हमें लगा कि यार हम कुछ बन रहे हैं तब तक कोविड आ गया। हाँ। कोविड से पहले तो बस हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट थे, है ना, क्योंकि तभी इंडियन लोग ज़्यादा रिमोटली काम नहीं कर रहे थे। पर कोविड के टाइम पे ये हुआ कि पहले जो 2-3 महीने थे उधर तो ठप हो गया काम। फिर अंदर से थोड़ा क्वेश्चन करने लगा मैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। राइट। पर तभी मुझे लगा अंदर से कि यार यही मौका है, क्योंकि इस टाइम पे पहली बार ऐसे हो गया कि सब लोग घर से काम कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार घर से काम करना कितना अच्छा है, कितना प्रोडक्टिव है, आप घूम भी सकते हो, आप आपके पेरेंट्स मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, आप जिधर रहना है रह सकते हो। वो कोविड ने वो काम मेरा हल्का कर दिया, है ना। मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ा कि यार काम ऐसे भी हो सकता है। तो जो चैलेंज आया, चैलेंज को हमने एक पॉजिटिव तौर पे लिया और उससे आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने कोवर्किंग या कोलिविंग के बिजनेस चालू किए कोविड में, बस वो क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने लगा, वो उन्होंने अपना नक्शा चेंज कर लिया, Right. है ना। क्योंकि वो कोई मकसद लेके नहीं चल रहे थे, वो बस अपॉर्चुनिस्ट मार्केट है तो बस उसके लिए बनाओ। उन्होंने कुछ मार्केट खुद से नहीं क्रिएट किया, जो बनाया वो उन्होंने आगे उसका फ़ायदा उठाया, और जब फ़ायदा ख़त्म हो गया चले गए। पर एक चीज़ में दिवी में हम सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि हम कोई एक मकसद लेके चल रहे हैं, है ना। हम ऐसे ही बस जगह पड़ी है, चलो बिजनेस दिख रहा है, चलो पैसा दिख रहा है, इसलिए नहीं कर रहे। क्योंकि एक ये ऐसी जगह को डिजिटल नोमैड डेस्टिनेशन बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है ना। तो जब मकसद हो अंदर तभी ये हो सकता है। और जो भी चैलेंजेस आते हैं बार बार आते रहेंगे, अगर मकसद को सबसे सामने रखो ना, सबसे फ्रंट पे रखो, तो सब चैलेंजेस अपने आप पिघल जाएंगे। नाइस, आई थिंक दैट्स रियली वेल पुट, राउंड ऑफ अप्लॉज। तो आप बता रहे थे कि आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड में टीम बहुत अलग लग रहा था, और फिर नोमैड गांव में ग्राउंड लेवल पे जब आपने स्टार्ट किया आपका टीम बहुत अलग लग रहा था। तो कैन यू टेल अस, आपका अर्ली डेज में आपका टीम का स्ट्रक्चर कैसा था? नोमैड गांव में आपका पहला हायर्स, आपका टीम स्ट्रक्चर, कोई डिपार्टमेंट्स ऐसे कुछ था? टू बी ऑनेस्ट, हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स करें। Right. तो हम ये सोचते हैं कि अपनी छोटी टीम है तो हर एक को एज अ होस्ट बन के रहना चाहिए। हर एक को एज अ ओनरशिप एटीट्यूड अंदर से आना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मैं अच्छे से करूँगा, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, और बाकी किसी को फिर उनके काम में कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प भी करूँगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको क्या चाहिए कि रात को अच्छे से नींद आए, खुश रहे सब। और खुश लोग तब रहेंगे जब ये फ्रिक्शंस छोटी मोटी आती है इधर उधर, लगता है कि यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये सब हट जाएगा ना जब हम जो भी सामने आए प्यार से करें, तब सब अच्छा लगने लगता है। तो टीम स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो जब शुरुआत किया था हमने 4 रूम के एक विला से किया था। इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि बहुत बड़ा टीम लगे मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं खुद और मेरी वाइफ हैंडल करते थे।
फिर धीमे धीमे टीम बढ़ता गया, जो लोग जिनको लगा कि यार ये मकसद से जुड़ रहे हैं Yes. वो लोग आके जुड़ गए, वो बोले कि चलो हमें ये भी करना है। जो मैं इधर भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं, बहुत सारे लोग नई आइडियाज़ लेके आते हैं, जो जिनका शायद इधर कुछ ये है भी नहीं, पैसा दे के रहता है फिर भी आइडियाज़ लेके आते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना। तो ये लोग क्यों करते हैं ये हमें थोड़ा समझना है ना। तो टीम मतलब बस सैलराइड एम्प्लॉयज़ नहीं, तो टीम पूरा कम्युनिटी एक टीम ही है, टीम ही समझो, है ना। तो लोगों का मकसद क्या होता है कि यार कोई कुछ अच्छा कर रहा है और उनके लाइफस्टाइल से मैच हो रहा है वो, तो उसको कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए, है ना। ये लोग सोच के वॉलंटियर करते हैं, ये लोग सोच के इंटर्नशिप करते हैं, ये लोग सोच के इन्वेस्ट भी करते हैं। तो टीम स्ट्रक्चर अगेन बहुत सारे लोग ऐसे ऑर्गेनिकली जुड़े, जैसे Nice. शहजादा है। हाँ। लगा कि यार चलो हम दुनिया एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, हमारा विजन सिमिलर है, हम वैल्यू करते हैं कि रियल ह्यूमन कनेक्शन जो है, Yes. जो अभी शहरों में ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन किसको बोलते हैं, जो अपनापन होता है, जो अंदर से आता है। ऐसा नहीं कि बस काम निकालने के लिए अपनापन, बट जो अंदर से अपनापन आता है, वो कैसे वापस लाया जाए। बिल्कुल। तो वो ऐसे कम्युनिटीज से ही बनता है, जब लोग साथ में खाना खाते हैं, जब लोग साथ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, नदी किनारे जाते हैं, सनसेट वॉक पे जाते हैं। यस। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से वो ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन बनता है। तो जो लोग जुड़ गए साथ में टीम में, या तो ऐसे लोग जुड़ गए जिनको खुद को नीड थी ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन की, या जो लोग पहले से थे टीम में, हाँ। जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनको काम करते करते पता चला कि यार ये कुछ अलग है, ये हम बस होटल में या गेस्ट हाउस में काम नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। नाइस। है ना। और उनको कैसे पता चला, आप लोग तो हॉस्पिटैलिटी से हो नहीं, पर बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटैलिटी से हैं ना, उनको क्या होता है, उनको पहला एक्सपीरियंस रहता है कोई होटल में काम करने का। Yes. जिधर गेस्ट अच्छे से बात नहीं करते, जिधर Yes. जो होटल मालिक है वो काम के लिए गालियाँ देता है, ट्रस्ट नहीं करता। Correct. ये सब चीज़ें होती रहती है। और जब वो लोग हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ काम करना चालू करनी है, उन्हें लगा फ़र्क दिखा सामने से कि गेस्ट कितने अच्छे हैं, गेस्ट उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी स्टोरी जानना चाहते हैं। फिर टीम भी कितना अच्छा है, कि कॉन्फ्लिक्ट जितना कम हो, वो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किसी को आगे नहीं बढ़ाता। कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोई बात जमे ना, एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली पुट डाउन करो, तो एक डिस्कशन करो उसके अराउंड। राइट। तो डिस्कशन से बातें समझ में आएगी, अपना दिमाग भी खुल जाएगा। Yes. तो लोगों को ये समझ में आया और लोग अपने आप मोटिवेट होके काम करना चालू किया उन्होंने। ऑसम, थैंक यू। ये मकसद जो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि डिजिटल नोमैड डेस्टिनेशन बनाना, और आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये हाउसकीपिंग टीम तक, फ्रंटलाइन टीम तक आपने कैसे पहुंचाया? इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बस काम निकालने के लिए काम करवा रहे हो ना, तब वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये कुछ अलग कैसे हो रहा है। जैसा मैंने आपको बोला कि उन्हें अभी एक हाउसकीपर है, चाहे तो आप उसे बोल सकते हो आपका काम है कमरा साफ करना, राइट, है ना। इसे अलग वे में अगर बताया जाए तो उसको ये बोल सकते हो कि आपका काम है गेस्ट को खुश रखना, और गेस्ट तब खुश होगा जब कमरा साफ रहेगा, है ना। तो कमरा साफ करना एक टास्क हो गया, यस, है ना, वो एंड रिजल्ट नहीं है, वो एक Yes. टास्क है। करेक्ट। हर एक का कमरा साफ करने का तरीका अलग रह सकता है। किसी को लग सकता है कि यार ये साफ है, तो दूसरे को लगेगा ये साफ नहीं है। पर अगर हम एंड गोल देखें, हमारा एंड गोल क्या है, लोग खुश रहने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार इधर मैं कंफर्टेबल हूँ, और इधर दुनिया भर के लोग आते हैं, तो दुनिया भर के लोग, हर किसी का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है ना। कोई स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है तो उनका स्टैंडर्ड अलग रहेगा, कोई थाईलैंड से आ रहा है उनका स्टैंडर्ड अलग रहेगा। तो सबको एक स्टैंडर्ड में कैसे लाया जाए, अपना जो काम है सब एक स्टैंडर्ड में कैसे हो। तो एक स्टैंडर्ड क्या है वो, अगर कुछ भी छोटी चीज़ें दिखे, जैसे
हाउसकीपिंग में क्लासिक चीज़ ये है, सब कुछ साफ रहता है, जो WC है उसके पीछे का जो एरिया Yes. रहता है वो साफ नहीं रहता बिल्कुल। है ना। या तो खिड़की में अगर जाले लगे हैं तो जालों के बीच में कुछ फंसा होता है, Yeah. वो साफ नहीं होता है, तो वो साफ होना चाहिए। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया है ना। Right. अभी अगर हम एज अ हाउसकीपिंग टीम अगर हम अंदर से सोचेंगे कि यार मेरे ये करने से गेस्ट खुश हो रहा है, राइट, है ना, और ये करते वक्त ये नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि गेस्ट टिप देगा इसलिए मैं ये कर, नहीं नहीं नहीं, है ना। ये हमारे अंदर से आना चाहिए। जैसे भगवत गीता में बोला है, अपना काम करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना। बस अपना काम अच्छे से करो। जब हम अपना काम अच्छे से करते हैं तब हमें कोई तसल्ली, हमें कोई फियर नहीं रहता है Right. ना। तो ये जो मकसद नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, आई थिंक उसमें हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं कुछ स्किल्स नॉलेज लेके आ रहे हैं, है ना, तो वो हमारे स्टाफ के बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है, वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो भी हमें देखना है कि यार ये लोग, कोई प्रोग्रामर है, कोई किसी का बच्चा है जो 14-15 साल का है, तो उस तक कैसे ये अपने गेस्ट का नॉलेज पहुंच जाए, है ना। अभी दुनिया में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है, AI आ रहा है, Yeah. AI की वजह से बहुत चेंज हो रहा है, नई जॉब आ रही है मार्केट में, नए काम आ रहे हैं, तो इसका नॉलेज कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आज इंटरनेट तो सबके पास है, बिल्कुल, फ़ोन सबके पास है, वो कैसे यूज़ किया जाए उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड है ना, कि वो अगर हमने नया नॉलेज लेने के लिए यूज़ किया तो हम आगे बढ़ेंगे। वो अगर हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है फ़ोन, तो फिर वो हमें पीछे खींचेगा। तो दिव्य, ये जो स्किल शेयर्स वगैरह है बिटवीन द गेस्ट्स एंड द टीम मेंबर्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुझे खुशी है कि आपने मुझे इधर बुलाया, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं बस गेस्ट बन के रहूँ तो मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे तो जगह जगह लगेगा। पर जगह के पीछे, हर आदमी के पीछे एक स्टोरी होता है। बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये सारे लोग इतने सालों से, हाँ। जब से फैक्ट्री चल रहा था उससे पहले से आपके साथ है। Yes. तो जो अपनापन है टीम के बीच में वो दिखता है सामने से, Yeah. है ना। इतने सालों तक कोई साथ में कैसे रहेगा? आज के ज़माने में तो लोग हर साल में, हर 2 साल में जॉब चेंज करता है, Yeah. है ना। तो ये क्यों है? ये तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। हम सब पापा से आपसे सीखना पड़ेगा। ये लोग है, महान है, लोग ही महान है। अमेजिंग। मयूर, आपने एक अर्ली पॉडकास्ट में, जब मैं मेरा डिजिटल नोमैड जर्नी स्टार्ट कर रहा था, मैं एक बहुत हैवी बैकपैक लेके मुंबई में चल रहा था, और मैं सोच रहा था इतना गर्मी है इंडिया, इतना मुश्किल है जगह ढूंढने के लिए, ये सब मैं ये कर सकता हूँ हाँ या ना। तो मैंने गूगल किया डिजिटल नोमैड पॉडकास्ट इंडिया, ताकि मैं सोच रहा था कि ऐसे कोई कर रहा है क्या इंडिया में डिजिटल नोमैडिंग, या बस मैं थोड़ा क्रैक हूँ। और फिर मैंने देखा कि रिमोट एक्सप्लोरर्स पॉडकास्ट बाय मयूर सोनटाके एंड शहजादा अरोरा कोई नाम था। आई डिडंट नो दिस पीपल, नया था, मैंने सोचा चलो देखेंगे। फर्स्ट क्लास पॉडकास्ट था, एंड दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड मयूर स्टोरी। और आप एक अर्ली पॉडकास्ट में बताए थे कि आपका नोमैड गांव का जर्नी में ऑपरेशंस स्टेबलाइज करने के लिए प्रीटी मच ईजी था इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स। अभी आपका जर्नी में ये ऑपरेशंस, जैसे आप बता रहे थे हाउसकीपिंग को, फर्स्ट है कि उनको मकसद समझना है, पर फिर सेकंड है कि काम करना है, जो आप बोल रहे थे ना, और वो काम ठीक से करना है। टॉयलेट के पीछे भी क्लीन करना है, जाली में भी क्लीन करना है। अभी हम भी स्केल कर रहे हैं, और स्केल में क्वालिटी का थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो हम भी एक प्रोसेस में है ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये टीम का सिंक्रोनाइजेशन नंबर 1 और कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करने के लिए। तो आप हमको बता सकते हैं कि आपने आपका ऑपरेशन स्टेबलाइज कैसे किया? इज देयर एनी लर्निंग्स फॉर अस व्हाइल वी स्टेबलाइज आवर ऑपरेशंस? तो ये आपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बोला, ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जब हमने भी 4 रूम से चालू किया था, तब हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर रूम जाके मैं खुद से देख सकता था रोज़, है ना। तो
अगर कुछ नहीं जमा तो मैं बता सकता था कि गज्जू भाई ये नहीं हुआ, गज्जू भाई वाज आवर फर्स्ट हाउसकीपर। गज्जू भाई, नाइस। हाँ, तो गज्जू भाई ये नहीं हुआ, गज्जू भाई वो नहीं हुआ। रोज़ सुबह मुझे कितना 15-20 मिनट लगते थे चारों रूम देखने में। इजी। जब हमने जाके बड़ा प्रॉपर्टी खोला तब जाके जो है अंजुना में, अंजुना जो मैं चेक करके मैं मतलब गया था, आप सबको बताया था। तो हमारे एकदम से गोवा में 3-4 प्रॉपर्टीज़ मिला के 25-26 रूम हो गए थे तब। वाह। तब एकदम से मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है और मेरा पूरा समय इधर उधर दौड़ने में जा रहा था। क्योंकि तब नया नया था, कोविड का टाइम था, तो किसी को तब हायर करके ये काम के लिए करो तो भी मुश्किल है, खुद करो तो उसमें टाइम जा रहा है। तब जाके लगा कि यार कुछ प्रॉब्लम्स है ना, बार बार आ रही है, ठीक है, रिपीटेटिवली एक ही चीज़ हो रही है। जैसे मैंने टॉयलेट के पीछे का बताया, हाँ जी। ये रिपीटेटिव क्यों हो रहा है? ये रिपीटेटिव आज मुझे गज्जू भाई को बोलना पड़ रहा है, कल जाके चेतन भाई को बोलना पड़ रहा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? तो जाके हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे काम करना चालू कर दिया, है ना? तो उसमें क्या था कि हमने नोटिस किया कि क्या क्या होना चाहिए जब आप रूम में घुसते हो, तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको। टॉयलेट रोल है कि नहीं, या बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ कि पहले तो ये होता था कि कोई गेस्ट दरवाजे के पीछे टॉवेल छोड़ जाते थे। बिल्कुल। अब जब दरवाज़ा बंद करते हो, अंदर घुसते हो, रूम साफ करके निकलते हो, तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि दरवाजे के पीछे टॉवेल है। ये 1-2 बार हो गया हमारे साथ। सेम। तो फिर लगा कि यार नहीं, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए या इसका वीडियो होना चाहिए, है ना? तो हमने फिर डॉक्यूमेंट्स बनाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के कि ये 10 चीज़ें आपको देखनी है जब आप रूम में घुसते हो। फिर कुछ लोगों को क्या होता है आजकल, वीडियो देखने का ज़्यादा ये रहता है, तो इसके वीडियोस भी बनाए हमने कुछ चीज़ों के, क्योंकि वीडियो से इजीली समझ जाते हैं कुछ लोग। इतना सारा 20 स्टेप का प्रोसेस, चेकलिस्ट देखना लोगों के लिए कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा कि ये 3 महीने का प्रोसेस है ना? 3 महीने में आदमी कोई भी काम में परफेक्ट हो जा सकता है, हाउसकीपिंग के या ये 3 महीना उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग, थोड़ा कांस्टेंट SOP के बारे में बताना, ये होना चाहिए। 3 महीने के बाद वो एक इंटरनलाइज हो जाता है, प्रोसेस बन जाता है अंदर के अंदर कि रूम में घुसा, ये देखा, निकल गया। उसमें भी क्या होता है ना, फटीग नाम की चीज़ होती है। जब आप सीजनल कोई बिजनेस चला रहे हो, जैसे गोवा में हमारा दिसंबर जनवरी फुल पैक रहता है ना? वीकली ऑफ लेने का टाइम नहीं मिलता है, या दिन में 12-12 घंटा, 14-14 घंटा भी काम हो जाता है। फिर वो बाद में कंपेंसेट हो जाता है, क्योंकि जब ऑफ सीजन आ जाता है तब बहुत ही काम हल्का हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री में एक चीज़ ये भी है कि ये देखना है कि पूरा 12 महीना काम सेम नहीं रहेगा, है ना? तो जो फटीग वाले टाइम्स है उसमें लोग उससे कुछ चीज़ें मिस भी हो जा सकती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैनेजरियल सपोर्ट चाहिए होता है, राइट, है ना? वो SOPs रीइंफोर्स करना, महीने में एक दिन ऐसा ही रैंडम विजिट कर दो रूम्स को, ताकि आपको पता चले कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। और एकदम रैंडमली, मतलब बिना बताए, क्योंकि बताया तो फिर लोग कॉन्शियसली अच्छा काम करेंगे। और सबको, मैं तो मानता हूँ कि सबको अच्छा काम करना है अंदर से, है ना? दुनिया में आए हैं ताकि कुछ अच्छा करके जाए। बस ये होता है कि अच्छा काम तो करना है, पर थकान हो रही है या दिमाग में 50 और चीज़ें चल रही है, तो उसकी वजह से चीज़ें छूट जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे फॉलो करें SOPs जब स्केल कर रहे हो तब स्पेशली। और आपके यहाँ तो क्या है कि चीज़ें स्प्रेड आउट है। एक ही बिल्डिंग में 14 रूम होना और 14 रूम ऐसे स्प्रेड आउट होना, इसमें बहुत फ़र्क है ना? क्योंकि एक ही बिल्डिंग में जब रहता है तो
मैनेजमेंट इजी हो जाता है। Yeah. फिर आपका जो सप्लाईज वगैरह रखी होती है, स्टोर रूम्स वगैरह सब एक ही जगह पे रहता है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। पर जब ऐसे इधर एक विला है, इधर एक विला है, इधर 5 रूम है, इधर 6 रूम है, तो इसमें जो मैनेजर है, साहिल आप हो, जो पूरा प्रॉपर्टी वगैरह का देखते हो, तो आपको हफ्ते में 15 दिन में एक बार रैंडम विजिट मारना है रूम्स को, सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं, रूम्स के अंदर जाके देखना है आपको कि, और इससे भी बढ़ेगा तो ये प्रोसेस प्रॉपर्टी राउंड्स और रूम चेकअप का प्रोसेस रखना चाहिए आपने दिमाग में। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बताया कि आपने पहले डॉक्यूमेंट बनाया था, वो डॉक्यूमेंट फोटोज था उस वो डॉक्यूमेंट में या बस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था? तब टेक्स्ट था, तब जाके हमें पता चला कि यार सिर्फ टेक्स्ट नहीं चलता है, क्योंकि आप कितना भी डिटेल्ड एसओपी बनाओ ना, हमने क्या किया, हमने गलती ये की कि हमने 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया। हाँ, हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हर चीज़ के लिए एसओपी बनाया। हाँ, लॉन्ड्री से लेके पेमेंट कलेक्शन से Yes. लेके पर ये होता है कि आप प्रैक्टिकली जब देखते हो ना, मैंने खुद वो 50 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है अच्छे से, है ना, जब बना रहे थे तब पढ़ा था। हाँ, आगे जाके वो फॉलो नहीं होता, या तो वो फॉलो होने के लिए क्विक थिंग्स, 1 पेजर या एसओपी, तो वो 1 पेजर में क्या है, 1 पेजर में आपको 15-20 चीज़ें भी डालनी है, Yeah. है ना। तो वो कैसे डालेंगे, पहले तो पहला हफ्ता हाउसकीपर का मैं मानता हूँ कि मैनेजर को उसके साथ होना चाहिए Yeah, जब हर training. रूम क्लीन होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमको लगता है यार बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो हम 2 दिन में ही छोड़ देते हैं, है ना। उसमें क्या हो जाता है कि ठीक है, बंदा वो टाइम पे अच्छा काम कर रहा था, पर इसको इंटरनलाइज नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं कि ये मशीन, हम आदमी हैं, पर हमें जब हाउसकीपिंग का काम करना हो ना, मशीन की तरह करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, चेक इन और चेकआउट के बीच में 2 घंटा 1 घंटा ये डिस्टेंस रहता है ना। तो हमें वो 2-3 घंटे में 10 रूम करना है, यस, है ना। तो वो कैसे होगे, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करोगे तभी हो पाएंगे। बिल्कुल। तो पहले बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया, काम नहीं किया, फिर हमने वो उसको कट डाउन करके चेकलिस्ट बना दिया। ओके, नो एसओपी, ओनली चेकलिस्ट। ओनली चेकलिस्ट, राइट। फिर चेकलिस्ट से भी पता चला कुछ चीज़ों के लिए वीडियो होने चाहिए, राइट, है ना। तो हमने कुछ चीज़ों के वीडियो बनाए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आजकल सब हर कोई फ़ोन पे है, या तो वीडियो देखना सबको पसंद है। तो छोटी चीज़ों के अगर वीडियो बनाया जाए तो उससे बड़ा हाउसकीपिंग टीम के लिए, हाउसकीपिंग टीम के लिए राइट। तो हाउसकीपिंग टीम के लिए आपका एसओपी वीडियो, कोई आइटम्स वीडियो में थे, चेकलिस्ट और वीडियो, और हाउसकीपिंग टीम के लिए भी चेकलिस्ट थे। तो हाउसकीपिंग टीम चेकलिस्ट मतलब वो बस टेक्स्ट में था चेकलिस्ट, हाँ चेकलिस्ट टेक्स्ट में, और दे कैन रीड, नो प्रॉब्लम। पर जैसा मैंने बोला ना, हमारा काम तो आसान था क्योंकि हमारा एक बिल्डिंग में सब कुछ था, हाँ। है ना। तो मैनेजर जाके हर चीज़ चेक कर सकता है। हाँ। आपके केस में आपकी टीम को अंदर से वो चेकलिस्ट इंटरनलाइज बहुत करनी पड़ेगी, या है ना, क्योंकि हर जगह आप दौड़ नहीं सकते। या No. यस प्लीज। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि आपने किस चीज़ के लिए वीडियो यूज़ करा और किस चीज़ Yeah. के लिए चेकलिस्ट बनाया था, जो आपका फाइनल वाला 1 पेज वाला था जो था उसमें? हाँ, तो चेकलिस्ट तो सब चीज़ के लिए बना था, इर्रिस्पेक्टिव कि वीडियो है कि नहीं। वीडियो वो चीज़ के लिए, जैसे कभी क्या हो जाता है, गीज़र लोग ऑन रखते हैं, हाँ। है ना, तो गेस्ट लोगों के लिए भी कुछ वीडियो बनाया हमने, Yeah. कि गेस्ट गीज़र कैसे चालू करे, कैसे बंद करे। फिर हाउसकीपिंग टीम के लिए कर्टन रॉड्स जो होते हैं, सबसे क्लासिक, कर्टन रॉड्स कभी क्लीन नहीं होते, हाँ, वाह, ओके, है ना। कर्टन का रॉड, या राइट, इंटरेस्टिंग। तो कर्टन रॉड्स के लिए हमने वीडियो बनाई कि जाके ये देखो। फिर हाउसकीपिंग छोड़ के भी आपने सोचा मैं डिटेल में देखता हूँ, देखो मयूर जी कितना डिटेल में देखता है, ठीक है, आई एम इजी मोड कंपेयर टू
फिर हाउस कीपिंग छोड़ के इंटरनेट वगैरह के लिए, क्योंकि हर टाइम पे मैं नहीं हूँ, सबको नहीं पता है कि राउटर वगैरह कैसे देखना है, तो उसके लिए वीडियो बना के रखे। Yeah. क्योंकि हम जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वहाँ पे किसी प्लम्बर, आपको तो प्लम्बिंग टीम सब कुछ यहाँ पे है, Yeah. हमें बाहर से प्लम्बर बुलाना पड़ता है। Yes. और हम जैसी जगह पे है पहाड़ों में, किसी को बुलाया तो वो बोलता है शाम को आऊँगा, फिर पता चलता है वो 5 दिन बाद की शाम की बात एग्जैक्टली कर रहा था। एग्जैक्टली डांडली में हम उसको परसों बोलते हैं, परसों आऊंगा। तो और जितना ना हम अंदर से सब प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीखेंगे ना, जैसे हाउसकीपर को पता चला कि यार फ्लश ठीक नहीं हो रहा है, या सिंपल, राइट? इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर प्लम्बर, या क्या हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं? क्या उसका वाइजर चला गया है, इस वजह से वो फ्लश नहीं हो रहा है, या Yeah. पानी नहीं आ रहा है? तो ये क्वेश्चन करना, ट्रबल शूटिंग, ये बहुत ज़रूरी है ना? और इसका कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये अंदर से आना चाहिए कि यार क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड किया जाए। या अगर मेरे पास कोई हाउसकीपर है जो ये सब काम कर सकता है, तो कल जाके शायद उसका प्रमोशन हो सकता है, Yeah. क्योंकि उसको तो सब पता है, तो क्यों ना वो एक मैनेजर की तरह रहे, प्रॉपर्टी मैनेजर की तरह, बिल्कुल। है ना? तो ये अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। या जिस दिन आप बस ये देखें कि मेरा काम हाउसकीपिंग है, मैं यही करूँगा, इसके बाद मेरा ख़त्म है काम, तो क्या हो जाता है ना, आप एक ही रोल में पूरी लाइफ रहता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी है तो। पर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर ग्रोथ की है तो आपको नया नया चीज़ें सीखनी पड़ेगी और ये छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और वीडियो और चीज़ें क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे डोर के पीछे टॉवेल, क्लासिक, या मकड़ी के जाले, ठीक है, दिखते नहीं है सामने से, हाँ। जब तक लाइट नहीं पड़ती उन पे, है ना? तो और मानसून के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या तो इसके लिए अगर वीडियो बनाया जाए कि ये कैसे ब्रश, लंबा ब्रश लेके क्लीन होना चाहिए ये चीज़ें, और आपकी जैसी जगह पे ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। फिर मोल्ड एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि लकड़ी, मैंने देखा लकड़ी बहुत है, लकड़ी Yes. का फर्नीचर है, लकड़ी की चीज़ें हैं, Yes. तो वो लकड़ी की चीज़ें कैसे साफ रहे, या वो भी देखना है हमें मोल्ड से मानसून के टाइम पे। Nice. So I have 2 more questions and then I want to open it up to everybody to be able to ask questions. तो please आप सोचो आप क्या पूछना चाहते हो आपके डिपार्टमेंट के बारे में, आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके मतलब रोल में, तो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। मुझे आपको अभी पूछना है मार्केटिंग और सेल्स के बारे में, राइट? नोमैड गांव एज सून एज इट लॉन्च्ड कोविड के बाद एटलीस्ट नाम तो बहुत बड़ा हो गया। मैं तो बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गया हूँ नोमैड के बारे में, सब लोग बोलते हैं ओ नोमैड इंडिया, आप मयूर को जानते हो, नोमैड गांव को जानते हो, यू आर फेमस एवरीवेयर। तो आपका मार्केटिंग और सेल्स का स्ट्रैटेजी क्या था, हम क्या सीख सकते हैं आपसे ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए? देखो, पहले तो ये है कि मैं मार्केटिंग में खुद अच्छा नहीं हूँ मार्केटिंग में, ओके ठीक है? मैं क्लियरली ओपनली बोलता हूँ कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है मार्केटिंग में, पर मुझे ये लगता है कि अगर कोई नीश पकड़ के चलो ना आप, जैसे डिजिटल नोमैड को आप दांडेली के जंगल में फैक्ट्री के अंदर इनवाइट कर रहे हो, है ना? ये एक नीश हो गया। अभी जो भी इधर आता है, मैंने सबसे बात किया, मैं खुद यही ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस चलाता हूँ, मैं इधर आके इम्प्रेस हो गया, मैंने बोला इधर से मैं 10 चीज़ें सीख के जा सकता हूँ, राइट, है ना? तो वो हॉस्पिटैलिटी और कम्युनिटी पे फोकस जो है ना, वो बना रहना चाहिए। वही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है, Right. है ना? जब आप अच्छा कम्युनिटी बनाओगे, अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे दोगे, जब लोगों को अंदर से वार्म फील हो जाएगा, बिलोंगिंगनेस, अपनापन लगेगा, वो जाके 4 लोगों को बताएंगे, यस, वो 4 लोग आएंगे, 4 में से शायद 2 ही लोग आएंगे, वो फिर 2 लोग ऐसे ही मैं of mouth. अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इरशाद। तो कोई भी चीज़ आजकल क्या है, अब हमें
सबको लगता है कि यार मार्केटिंग अच्छी नहीं है हमारी, इसलिए ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ रहा है ना। पर अगर थोड़े पेशेंस के साथ काम करो, अच्छा कम्युनिटी बनाओ, अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे दो, नाम तो बन ही जाता है। जगह ही ऐसी है कि ये खाली रह ही नहीं सकती 1-2 साल के और एफर्ट के बाद, है ना। मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग कंटेंट के थ्रू होनी चाहिए। आप पॉडकास्ट करो, लोगों के साथ बात करो, जो लोग इधर आ रहे हैं उनकी स्टोरीज एज अ ब्लॉग प्रेजेंट करो, जो टीम मेंबर्स हैं उनकी स्टोरीज रील्स वगैरह बना के, क्योंकि हर एक की एक स्टोरी होती है और हम सब स्टोरी से जुड़े हैं, है ना। आप जुड़ गए हमारे साथ क्योंकि आपने नोमैड गांव की स्टोरी सुनी। मैं आपके साथ जुड़ गया क्योंकि मैंने जंगली की स्टोरी सुनी। तो ये स्टोरीज बाहर जानी चाहिए, लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग जब मार्केटिंग, स्पेशली जगह की मार्केटिंग बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि यार मैं पैसे डाल के ऐड चलाऊं, मेरे रूम भर जाएंगे। ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए ठीक है, जो नॉर्मल, जो बाकी लोगों को सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मास टूरिज्म, उस इंडस्ट्री में आप हो तो आपको तो बाकी लोगों के साथ सेम प्रोडक्ट पे कम्पीट करना है, राइट। तो आपको फिर थोड़ा पैसा डाल के मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बट ऐसी जगह पे हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपने आपका खुद का मार्केट बना लिया है, तो मार्केटिंग किसको करेंगे, है ना। ऑसम। वन क्विक वन ऑन मार्केटिंग, आपने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के साथ पार्टनर किया था, जैसे मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट, अभी भी उस प्लेटफॉर्म्स में है? हम बहुत सेलेक्टिव हैं। पहले तो हमने एयरबीएनबी से सिर्फ चालू किया, एयरबीएनबी, पर हमें लगा कि यार एयरबीएनबी का क्या पॉजिटिव उस टाइम पे था कि वो वार्म था रही थी, लोग अपने घर में होस्ट कर रहे थे दूसरों को। पर कोविड के टाइम पे क्या हो गया कि बहुत सारे लोग गोवा शिफ्ट हो गए, अपार्टमेंट खरीद लिए उन्होंने, और फिर जब वापस ऑफिस गए या वो लोग आ जाते हैं हफ्ते में 2 दिन, तो बाकी दिन वो अपना घर, विला जो भी है एयरबीएनबी पे चढ़ाने लगे। तो मार्केट में इन्वेंटरी काफ़ी बढ़ गया उसकी वजह से। और इन्वेंटरी जब बढ़ जाता है तो डिमांड सप्लाई का ये है कि या तो बुकिंग कम आ जाती है या तो प्राइस कम करना पड़ता है। तो फिर तब से हमने booking.com पे भी लिस्ट करना चालू किया। मेक माई ट्रिप वगैरह पे हम इसलिए लिस्ट नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जगह एक मिक्स्ड क्राउड रहे, इंटरनेशनल, इंडियन। और booking.com, एयरबीएनबी और डायरेक्ट बुकिंग से हमें मिक्स्ड क्राउड आ जाता है। पर हम अगर मेक माई ट्रिप पे लिस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारा इंडियन क्राउड आ जाएगा। तो जो हम डाइवर्सिटी चाहते हैं जगह पे, वो नहीं बनी रहेगी। वो बनाए रखनी है हमें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दिवी, जब आप कम्युनिटी पे फोकस करते हो, कुछ नीश डिजिटल नोमैड सेंट्रिक बनाते हो, तो आपकी काफ़ी सारी बुकिंग डायरेक्ट हो जाती है, है ना। तो OTAs पे लिस्ट करके रखो खुद को, क्योंकि आपको दुनिया को तो बताना ही है। जो नए लोग हैं, जिनका कोई फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन नहीं आया है इधर ऑलरेडी, उनको तो पता होना चाहिए। उनको कैसे पता चलेगा? booking.com आपका मार्केटिंग कर रहा है बाहर जाके, एयरबीएनबी आपका मार्केटिंग कर रहा है जब लोग दांडेली के बारे में सर्च कर रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है कि लिस्ट होके रहना। अभी उधर इन्वेंटरी कितना उनके पास भेजना है या रेट क्या रखने हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हो आपके। ठीक है, I'll move on from this because हमारा स्ट्रैटेजी नहीं है कोई लिस्ट करने के लिए। We are 100% डायरेक्ट, everything apply to stay. But मैं was just curious आपका स्ट्रैटेजी क्या था। आप और एक प्लेटफॉर्म में भी हो, coliving.com। वो कैसे है आपके लिए? टू बी ऑनेस्ट, ये इंटरनेशनल कोलिविंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वो अलग पर्पस के लिए बने हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, जहाँ पे रेंट बहुत महंगे हैं, उधर कोलिविंग का मतलब है कि लोग शेयर्ड लिविंग में जाके रहते हैं और महीनों तक रहते हैं, है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल रहेंगे। तो उसमें उनका प्राइसिंग का क्या होता है कि वो फर्स्ट मंथ का 25-30% लेते हैं। करेक्ट।
तो कोई अगर 1 महीने के रह रहा है तो फर्स्ट मंथ का 25-30% ठीक है। पर अगर कोई हमारे यहाँ आके एवरेज स्टे हमारा 15-16 दिन का है तो उसमें वो नहीं जमता। राइट, फेयर ना। पर वही एक्सप्लोरेशन तो जारी है। काफ़ी सारे को लिविंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है। और एक बताना चाहता हूँ, फेसबुक आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, पर फेसबुक ग्रुप्स में जो लोग हैं बहुत फोकस्ड क्राउड रहता है। Yes. डिजिटल नोमैड रिलेटेड ग्रुप्स और ये सब, तो उससे काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली आ सकते हैं। Yeah, amazing, thank you. Last question from me is about food. एक टॉपिक जो कम्युनिटी के लिए मतलब बहुत बाइंड करता है। Mayur's wife Joy is from Vietnam. Travels में they met and now they have 3 beautiful kids. एक का नाम है तुन, दूसरा का नाम है तिन और डॉटर का नाम है अनवी। So can you tell us, Joy is very famous. आपका नाम तो मैं सुना हूँ नोमैड गांव के लिए, और जॉय का नाम मैं भी सुना हूँ उनका वियतनामीज कुकिंग के लिए, and the cafe that you're famous for in Nomad Gaon in Goa and Dharamshala, right? तो आप हमको थोड़ा बताओ खाने के बारे में, कम्युनिटी कैसे बाइंड कर सकता है और कोई रेवेन्यू सोर्स भी कैसे मिलता है इन F&B, any ideas to unlock some future growth with community and revenue via food? Yes. हमने 2 साल पहले, मैं पहले 5 साल नोमैड गांव के बहुत डरता था F&B से। मुझे लगता था कितना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है कि इतना फूड कॉस्ट पे ध्यान रखना है, फिर लीकेजेस वगैरह ये सब देखना है। पर हमने 2 साल पहले एक जॉय ने चालू किया रेस्टोरेंट में, तो इंटर्न था, अभी भी इंटर्न हूँ। और हमने सोचा कि यार मार्केट में, मुझे जो मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें हैं ना वो करने में अच्छा नहीं लगता है, भले ही मैं छोटा रहूँ पर मुझे नया कुछ करने में अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि यार मार्केट में कोई हेल्दी हॉटपॉट फोकस्ड जगह नहीं है। Nice. तो जब हम नोमैड गांव चला रहे थे तो हम दोस्तों के लिए तो काफ़ी सारा हॉटपॉट, एक साउथ ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट है जिधर एक पॉट रहता है बीच में और आजू बाजू में बैठ के लोग साथ में खाना खाते हैं। वो पॉट से सूप लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पकने के लिए डालते हैं, उससे निकाल के अपने बाउल्स में लेके खाता है। तो उसमें क्या होता है, एक कम्युनल एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो ऐसा एक रेस्टोरेंट हमने उस पर फोकस चालू किया ताकि लोग इकट्ठा आ जाए और खाना भी अच्छा मिले, लोगों को हेल्दी खाना मिले। उससे मुझे पता चला दीदी कि फूड जो है ना एक बेसिक नीड है, है ना। चाहे अभी मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। मुझे एक टेंट लगा के दिया, मैंने गीतिका को बोला भी था कि टेंट लगा के दे दो मुझे कहीं, मैं उधर भी कंफर्टेबल हूँ। पर मुझे खाना अच्छा चाहिए, मैं खाने के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना। तो जो खाने में डाइवर्सिटी है वो अगर आप लोगों को दे दो, आपका खाना ऑलरेडी इतना अच्छा है। मैं तो भारती को बोला कि मैं इंटर्न बनना चाहता हूँ आपके किचन में, क्योंकि मेरा घर इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे काफ़ी सिमिलरिटीज़ खाने में दिखती है। वो चटनी में कांदा लहसुन चटनी और पोड़ी और ये सब चीज़ें मेरे यहाँ भी घर में भी ऐसा, जो आज पराठा आपने खिलाया सेम पराठा मुझे अपने घर में मेरी मम्मी बना के खिलाती है। How nice. तो ये तो बेसिक चीज़ है, पर अच्छी कॉफ़ी देना लोगों को, इससे काफ़ी सारा अनलॉक हो सकता है। क्योंकि शहर में आप बेंगलोर में जाओगे या कहीं भी जाओगे, 250, 300, 400 लोग कुछ भी बोलो देने के लिए तैयार है, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए, है ना। तो अच्छी कॉफ़ी देना, फिर आपके पास जगह बहुत है, रिवर बैंक है, इधर वो ऐसे फार्म टू टेबल एक्सपीरियंसेस करना, या कोई पॉपअप्स ऐसे रखना, स्पेशल पॉपअप्स जिसमें कुछ नया एक्सपीरियंस कम्प्लीटली मिल जाए लोगों को। एंड ये सब करके काफ़ी सारा रेवेन्यू अनलॉक हो सकता है। retreats, beyond F&B, I think retreats is the market for a place like this. अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग फोकस एरियाज़ पे, अलग अलग ऑडियंस के लिए आप अगर रिट्रीट करोगे
हाँ। एक चीज पूछना है रिट्रीट के बारे में, जो वो रिट्रीट जो हम चलाते हैं जैसे जंगली द नोमैड फेस्टिवल, या वो रिट्रीट जब हम लोकेशन पार्टनर है और कोई आके रिट्रीट चलाता है? दोनों। पहले में क्या है, आपका एक आईपी बन रहा है, राइट, है ना, पर उसमें क्या है, एफर्ट भी ज़्यादा है, बिल्कुल, है ना। दूसरे में आप लोकेशन हॉस्पिटैलिटी पार्टनर बन रहे हो, या आपको ऑक्यूपेंसी बढ़ाना है, वो रिट्रीट के थ्रू बढ़ जाएगा, Yeah. है ना। प्लस कंटेंट जो बन जाएगा, यस, फोटोज, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग पोस्ट, Yes. केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें बन जाएगी उससे। तो हमने भी पहले सोचा था कि यार खुद की रिट्रीट करते हैं, पर फिर पता चला कि यार हर चीज़ हम नहीं कर सकते खुद से, है ना। क्योंकि हर एक में एक्सपर्टीज़ है नहीं। या मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, पर हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ लाना या बहुत लंबा काम है, और ऑलरेडी एक्सपर्ट्स पढ़े हुए हैं। या जैसा आपने वो AI रेसिडेंसी के बारे में बोला, या है ना, वाइब कोडिंग, तो इसमें क्या है कि आप बाकी लोगों को बोल रहे हो कि आप आ जाओ, जुड़ो हमारे साथ, और साथ में करते हैं कुछ। Yeah. आई थिंक दैट कोलैबोरेटिव अप्रोच इज द राइट वे टू ग्रो एंड टू बिल्ड रिट्रीट्स। Nice. Thank you. Thank you so much, Mayur. Guys, I want to open it up to questions. Anyone has any questions about they want to ask Mayur? सर अभी पीक सीजन या इवेंट टाइम पर आप अपने ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं? लंबा काम करके। Excellent answer. Excellent answer. दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि आप अगर सीजन में किसी को एक्स्ट्रा हायर करने का सोचोगे, Yeah. तो ऑफ सीजन में तो वो Expense हो जाएगा. एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। तो लोगों को जब हॉस्पिटैलिटी में हम काम करते हैं ना, अब हमारे अंदर से ही पता होना चाहिए 6 महीना बहुत दबा के काम करना है, Yeah. 6 महीना 3 महीना थोड़ा सा स्लो काम रहेगा, शायद 2-3 महीना रेस्ट, काफ़ी सारा रेस्ट भी मिल जाए, Yeah. है ना। तो लोग दिवी बैलेंस की बात बहुत करता है। Yeah. आपने डिजिटल नोमैड सर्कल में, इसमें मैंने ये सीखा है कि बैलेंस ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस एवरीडे लाइफ में आए, हाँ, है ना। एवरेज एनुअल में. हाँ, क्योंकि नेचर कैसे चलता है, नेचर तो सीजन के हिसाब से चलता है। नेचर ये नहीं सोचता, कोई पौधा उग रहा है तो ये नहीं सोचता कि यार मैं साल में हर दिन थोड़ा थोड़ा उगूँ, वो तो अपने सीज़न में उगेगा ज़्यादा, है ना। तो ये ज़रूरी है हमें इंटरनलाइज करना, सोच के रखना कि देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे बहुत काम रहेगा, Yeah. देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे कम काम रहेगा। Yeah. तो हमारा जो रिकवरी टाइम है उसी टाइम पे निकालना है हमें। Just to add to your question though, Sahil, let's try and ask I understand the question that you're trying to ask. कोई चैलेंज आपने फेस किया ये 5 दिन में जो आपको पूछना है कि वो कैसे मिट सकता है? That might be a more efficiency unlock kind of question. लाइक चेक-इन्स, क्योंकि अभी हमारा जो टीम है उसमें कि मतलब थोड़े लोग अलग काम में बिजी रहते हैं, तो वो टाइम पे हम उनको चेक इन नहीं करा पाते, गेस्ट को हम पर्सनली जाके चेक इन नहीं करा सकते। Good, that's a better question. गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है साहिल, ये कर सकते हो कि इकबाल जैसे लोग हैं Yes. जो पिकअप कर रहे हैं, उनको एम्पावर करो चेक इन करने के लिए, है ना। इकबाल भाई को बताओ कि ये रूम है, ये गेस्ट को ये रूम तक पहुंचाना है, बस. क्योंकि वो दरवाजे तक बिक के दरवाजे तक तो पहुंचा रहे हैं, Yeah. तो मुझे रूम भी तो दिखा सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकता है. हाँ, तो ये छोटी, उसके लिए तो 2 मिनट का एफर्ट है, हाँ. पर उसमें आपका काम कितना कम हो रहा है। आपको और 1 घंटा नींद मिल गया फिर, मतलब 7, क्योंकि 7 बजे ड्रॉप आता है ना बस का. Perfect. Thank you so much. Like I've been saying, guys, we have to look at everyone in the team. We have 60 people in the team. Don't minus out the security guards. Yes. Security guards, auto drivers, Irshad, Khudbu, all of these people are in the team and the front line. हमारा जिम्मेदारी है उनको एम्पावर करने के लिए. Thank you, Mayur, for adding to that. और उसमें साहिल आप चेक इन के वीडियोस भी बना सकते हो ना, ताकि कोई आ रहा है तो वो अपने रूम में अपने आप से घुस रहा है, उसे क्यों किसी को
चेक इन करवाने की ज़रूरत है. एज लॉन्ग एज व्हाट्सएप कम्युनिटी में इंट्रैक्शन चल रहा है, Yeah. दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, you can look as a reference before Shreya checked in and before Priyanka and Kalyani checked in, जो वीडियो भेजे थे Tranquil B में, ऐसे Tranquil A में, वैसे हम और थोड़ा कर सकते हैं. सेल्फ सर्व एनीवे लॉक बॉक्स हमने वहाँ रखा है, राइट? और वो पहले गेस्ट को बताना है कि दरवाज़ा बंद मत करो. दैट्स द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. वो बंद कर गया तो कुछ नहीं हो सकता, अंदर नहीं आ सकता. बट गुड, वी गोना हैव अ फुल डीब्रीफ अबाउट फेस्टिवल एंड डिस्कवर थिंग्स लाइक दिस. Anyone else have a question? Very good question, by the way. Very good. Very good question. Yes. Bharti, you have a question? I think so. I will just frame my question in the right way. Take your time. What's your strategy to increase internal team communication, and so that they become as a support for each other's department? Right. I think, one strategy, I won't say strategy because again, we are a small team. I operate very lean. But the communication, still people need to communicate with each other, Yeah. right? Normally what happens when guests have a problem, they don't go to property manager or the housekeeper. They go to community manager because that's where the communication, most of the communication happens, right? Right. I think, what I have learned personally is clear communication is very important. And when I say clear, let's say a guest says, pick up my laundry. Yeah. That's what guests have said, right? Confusion or friction between team happens when, let's say, community manager tells housekeeper, जाके laundry उठा लो वो कमरे से, Right. right? This can be framed in much clearer way. So we have a WhatsApp group Yeah. जिसमें एक टेम्पलेट बनाया है हमने Okay. ये सब चीज़ों के लिए, जिससे फ्रिक्शन हो सकता है, हाँ. है ना? वो चीज़ें कम्युनिकेट कैसे करें? टेम्पलेट के थ्रू करो. Okay. कि पिक लाउंड्री फ्रॉम दिस रूम एट दिस टाइम. दैट्स Okay. इट, राइट? क्योंकि ये छोटी चीज़ों को ना मैं अवॉइड करता हूँ. कम्युनिकेशन ज़रूरी है बहुत, बट कुछ चीज़ों में यू डोंट नीड टू कम्युनिकेट. जैसे वो प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं. Yeah. क्यों बात करनी है? Yeah. बात करो कि गेस्ट का एक्सपीरियंस कैसे और बेहतर करे, ये सब चीज़ों के बारे में. तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रिक्शन अवॉइड करें टीम मेंबर्स के बीच में. मैं ये नहीं सोचता कि इनका कम्युनिकेशन कैसे बेटर किया जाए, क्योंकि हम जहाँ पे जिन लोगों के साथ काम करते हैं अलग अलग तरीके लोग हैं. इधर कैसे है, मोस्टली लोकल्स है, एक कल्चरल सिमिलरिटीज़ है. Yes. तो कम्युनिकेशन समझ सकते हैं एक दूसरे का. हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बंदा इधर से है, Yeah. हाउसकीपर उधर से है, ये उधर से है, तो कल्चरल डिफरेंसेस है. तो वो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन जितना कम हो उतना हो और अपने आप सॉल्व हो जाए चीज़ें. Would you like to ask the follow-up question? I really like how you asked Pallavi Yeah. about team culture. Yeah. So this is my basic problem since I have been hospitality since almost 3 years. So we know we get the volunteers and employees who are running away from corporate life, and they have been in the part of that. They want to enjoy their life. They want to enjoy their work. How do you make the balance of that so that it doesn't feel like corporate and you give your guests the best experience? Yeah. So For the employees. yes. Yeah. So for volunteers particularly, I would bucket this two differently. For volunteers, I've realized I don't want to have a volunteer for more than, let's say, 1.5-2 months. Because what happens is, they're escaping something. Yeah. And it's good. They will enjoy that escape phase for a while. Yeah. But after a while, I have realized कि वो थोड़ा ये होना चालू हो जाता है. They stop taking things seriously. Yeah. Then they start favoring some guests over others. ये बहुत होता है. है ना? तो मैं वॉलंटियरशिप जब डिज़ाइन करता हूँ 1.5-2 months
के ऊपर नहीं करता हूँ। Interesting. दूसरी चीज़, जब वॉलंटियर लेते भी हैं हमने अभी बड़ी ठोकरों के बाद ये सीखा है कि वॉलंटियर को वही काम दो जो फील गुड हो, जो है ना, फील गुड। राइट, लोगों से बात करो, इवेंट ऑर्गेनाइज करो, उनको कोई प्रोसेस रिलेटेड काम मत दो, इंटरेस्टिंग। क्योंकि वो प्रोसेस से भाग के आ रहा है ना। कॉर्पोरेट, सी आई फील लॉट ऑफ पीपल आर, आई ऑल्सो डिड दैट एट वन पॉइंट इन टाइम। आई एस्केप द कॉर्पोरेट बिकॉज देर वॉज टू मच ऑफ अ प्रोसेस या and too less of work getting done, या right? तो मैंने तो ये डिसाइड किया पहले से कि मैं ऐसा कंपनी नहीं बनाऊंगा, है ना, कि कुछ प्रोसेस ज़रूरी है पर जो वॉलंटियर बन के आ रहे हैं उनको गेस्ट की तरह रखो। दे आर कम्युनिटी मेंबर्स, ट्रीट देम एज कम्युनिटी मेंबर्स who are लीडिंग द कम्युनिटी, राइट, फैसिलिटेटिंग द कम्युनिटी। अभी फुल टाइम टीम मेंबर्स के साथ तो इजी है, इंटरव्यू के टाइम में ही पता चलेगा कि क्या मकसद क्या है उनका। अगेन मैं बार बार मकसद की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली मकसद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, या है ना। और मैं भी इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की है, पर ये मेरे लिए ज़रूरी है कि फिट फॉर द पर्पज़, is the person fit for the purpose? Then second step is the person fit for the role? Yeah. पर्पस तो है, पर्पस ये हो गया, पर जो असली काम है उसके लिए स्किल्स है या सीखने का इच्छा है, एबिलिटी है। फिर अगर ये दोनों फिट है देन फिट फॉर द कल्चर, या ठीक है। क्या ये कल्चर में वो फिट हो जाता है? तो अभी आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी टीमें होती है फुटबॉल की, क्रिकेट की, जिसमें सुपरस्टार होते हैं पर टीम नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? उनका रोल तो अच्छा है, सब तोड़ लोग हैं, पर एक दूसरे के साथ ईगो इश्यूज आ जाते हैं लोगों के। टीमें कुछ टीमें अच्छा काम करती है, कुछ बुरा काम करती है, क्योंकि कुछ टीम अपना ईगो बाजू में रख के काम करती है, तो उनको ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे का हेल्प करके, सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। कुछ टीम होती है जो बस टीम मेंबर अपने ही ईगो में घुसे हुए हैं, तो काम पीछे रह जाता है ना। तो एज अ टीम हमें ये भी देखना है कि हमारा ईगो हमारे काम के बीच में ना आ जाए, है ना। और ईगो मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल नीचे ही गिराना है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है अपना, पर उसको अपने सर के ऊपर मत चढ़ा देना। कि यार इसने मुझे ये बोला इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, पर काम तो तुम्हारा है, राइट। I just want to help add on to Bharti's question because हम ये टॉपिक में बहुत जैम कर रहे हैं रिसेंटली कि स्ट्रक्चर कैसा सेट करना है, बट ऑल्सो काम का बैलेंस कैसा करना है बिटवीन फन एंड कॉर्पोरेट। तो आई विल एक्सप्लेन हमारा थोड़ा यहाँ क्या चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर्स, एंड देन प्लीज इफ यू हैव एनी इनपुट, राइट। तो हम एक 100% नोमैड विलेज बना रहे हैं अक्रॉस अराउंड 25 dwellings, 3 co-livings, 6 villas, 12 tiny homes. Okay, these are the rough numbers. And 150-acre campus spread with a lot of landscaping, technical operations to make it possible, and balancing factory slag work as the revenue unlock, and maybe agriculture as a joint venture. We are looking for some collaboration there. That's the scope of our work right now. ठीक है, ये काम करने के लिए हम quarterly goals बना रहे हैं ये white board में, कि हर department, we have departments here, मतलब technical operations, hospitality operations, marketing and sales, and accounts team, right? And security, क्योंकि 60% team है, तो ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर है, गोल्स है, ये क्वार्टर में, ये 3 महीने में व्हाट डू वी वांट टू अचीव। और फिर हम क्या करते हैं, हम हर हफ्ता एक स्प्रेडशीट बनाते हैं कॉल ऑपरेशन जंगली। हर डिपार्टमेंट का ये हफ्ता काम क्या है। We have one big weekly meeting. It does go for around 2 hours because there's a lot happening on the campus. Monday 4 p.m. Monday 4 p.m. कैसे पता है? वेबसाइट। Board. हाँ? Board. What board? In big. Event board. Yeah, how nice. Monday 4 p.m. and guests are always welcome to join. Residents are always welcome to join. वो weekly meeting थोड़ा लंबा है, थोड़ा ड्राई है,
आई वोंट लाई, इवन आई समटाइम्स स्ट्रगल थ्रू इट, पर करना पड़ता है क्योंकि वो मीटिंग में हम बुकिंग कैलेंडर चेक करते हैं. राइट नाउ पीएमएस नहीं है हमारे साथ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, हम हमारा स्प्रेडशीट से ही चला रहे हैं. वी आर मूविंग टू मोगलियो एज सून एज यू नो. और वहाँ बुकिंग कैलेंडर चेक करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स क्या है, मैन पावर एलोकेशन हो जाता है. कदम सर गेट्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर द वीक अहेड, राइट, ऑफ हाउ टू ड्राइव द टीम फॉर द वीक अहेड. फिर that's the big weekly meeting. Then it's just Kadam sir and Sahil and the tech ops team that's currently meeting every morning just for about 15 minutes. Kadam sir runs that. I'm not involved. If I'm there, the meeting becomes very long. That's my problem. But if Kadam sir is running it, it's much quicker. And he just checks कि ये हफ्ते का काम क्या है, आज क्या करना है. So everyone has their clarity for that day. ठीक है? And then there's a daily update from the team members कि आज का task, very short, just bullet points. And end of day, काम क्या हो गया. That's it. On top of this, once a month we meet to just review what was our progress this month versus our goals. Currently, क्योंकि early days है, spreadsheet data है, it takes a little bit of effort to jama that data and present it, and even that meeting can sometimes go for long. But I always feel at the end कि we learned something new for the next month, and I mean Kadam sir also helps drive that meeting a lot. So this is our current structure. Of course, in between, if we feel like there's an issue, we have a deep dive meeting. Like if I feel like, okay, we need to do some big marketing project, Geetika and I will have one long one, averaging once in 2 weeks. Or Sahil or Bharti and I will have a walk and talk or something like that, once in a week, once in 2 weeks. This is our current structure. So I want to ask you, does it feel like the right fit, this meeting structure, which Dad and I have collaborated and created this together, for an operation of this scale and this vision? Yeah, is there something that we should chill out on, or how do we find a balance? How would you run it? Good question. I think the scope and the scale of this is massive. Requires, structure. For us, we don't even have meetings, right? Because we are meeting every day anyway. We are discussing issues in real time. धर्मशाला में? हाँ, धर्मशाला में. And Goa. Just give everyone a reminder. धर्मशाला में कितने rooms? धर्मशाला में we have 12 rooms. 12 rooms, एक building में? हाँ. Very nice. And you have Goa 14. 14 rooms, one building में. One building. And you are there with Joy most of the time? Yeah. And there's another team that is handling Goa. That operation has stabilized. Yes. Sal and all that. Yes. Right. Okay. Please continue. Just so I have some context on the numbers. तो हमारे लिए क्या है, हम रियल टाइम में बहुत चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. जब ग्रोथ की बात आती है, कुछ नया करना है, तो मीटिंग का सवाल है. Right. है ना, जो रेगुलर ऑपरेशन ही चलाना है और जब स्मूथली चल रहे हैं. Right. तो आई प्रिफर टू एम्पावर द टीम टू टेक केयर ऑफ. तो इन दिस केस यू ऑल्सो हैव एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एंड देन द स्केल, राइट? An activation of new bungalows. Yes. So I think having team members who are just focused on existing operations. Yeah. So that others don't even have to worry about this part. Right. Right. I think that's like if I run this, I will divide the team into somebody taking care of existing operations. Interesting. Because I feel there is a lot of context switching when same person is taking care of what's existing guest, existing operations, and then also having to think about अरे अब क्या करना है या नई जगह पे क्या करना है. But there are some skills like Bendre sir's role is in both ways, right? Yes. Because इधर का भी प्लम्बिंग और टेक्निकल ऑपरेशंस देखना है, उधर का भी देखना है. Yes. तो आई थिंक द कोर ऑप्स टीम आई वुड डिवाइड इनटू. I'll keep a small Just team. to add some context here, if you're talking about existing operations being factory and slag, it's very seasonal. It's not all the time. Existing operations is the villas and. I see. Okay. I am only talking about hospitality because Okay. I don't Sorry. have expertise in. Yeah. That's okay. Sorry. So existing operations being what's currently running in, let's say, Big Bungalow and all that, Yeah. just continuing to run that. Yeah, Okay. yeah. Sorry. Go on. I understand now. And then जो renovations चल रहा है बाकी villas में tiny homes और ये सब. Yeah. I think because you have a large team, you can segregate the team
अभी जो एग्जिस्टिंग ये है 2 हाउसकीपर 3 हाउसकीपर में एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि डिजिटल नोमैड का एक फ़ायदा ये भी है कि हर रोज़ रूम नहीं क्लीन करना पड़ता है, Yeah. राइट। तो आई वुड से 3 to 4 team members are enough to take care of what's happening on the ground. Food is of course different. It's a big one. Yeah. But then the rest of the team can focus on growth. Interesting. Cool. Thank you. Dad, do you have any questions for Mayur? You have tons. Amazing, no? Lots to learn. No, more. I'd like them to really have a go first. Okay, sure. Don't get into it. Sure. Kadam sir, captain of the ship. Any questions for another captain? Now, Okay, no problem. I have one question. SOP ना देखते सब SOP के काम कर everything is formalized है. What's the question? Otherwise it will be very tough. SOP? हिंदी में बता. तो checklist जो है checklist तो SOP जो है बार-बार देख के तो करना बहुत tough लगता है. तो जरा कुछ इसमें कष्ट लेके कर सकते क्या? देखो चेकलिस्ट ना 1-2 महीना, अगर पहला 1-2 महीना लगेगा कि यार चेक करना पड़ रहा है बार बार, है ना, पर 2 महीने बाद तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट चेकलिस्ट काम हो जाएगा, है ना। तो चेकलिस्ट तब काम की है जब कोई नया पर्सन है जिसको ट्रेन होना है, या कोई एग्जिस्टिंग भी है जिसको नया प्रोसेस समझना है। Yeah. 2-3 महीने में वो अपने जीवन का हिस्सा बन जाता है कदम सर, है ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर वो। पर ये पहले 2-3 महीना बहुत ज़रूरी है कि उसको देख के टिक मार्क करके इंटरनलाइज करना, क्योंकि हम एक हैबिट बना रहे हैं अपने लिए नया। आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप अभी स्लैग साइज कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, लॉरी पे लोड कर रहे हो, वे कर रहे हो, ई-वे लॉरी LR इनवॉइस बना रहे हो, और फिर ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करके सेंड कर रहे हो। आप ये प्रोसेस जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है करने के लिए चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हो? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कैसे कर सकते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू फॉलोइंग अ चेकलिस्ट? ऑलरेडी इनबिल्ट एग्जैक्टली। हाँ, तो तो ये inbuilt यही हो जाएगा। समझा रहा है कि क्योंकि हम कुछ नया कर रहे हैं तो हमको पहला चेकलिस्ट से करेंगे तो फिर हम सही प्रोसेस सीख सकते हैं। जैसे आपने कोई सिखाया ये प्रोसेस, कोई बैठ के सिखाया था, आई डोंट नो वो चेकलिस्ट से सिखाया था या बस वर्बल और प्रैक्टिस से सिखाया था, बट नाउ यू आर ओवरसीइंग दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईली प्रॉफिटेबल प्रोसेस फॉर द एंटायर कंपनी that is reliant on your internal checklist, which now the whole team does, क्योंकि 24 साल से यही कर रहे हैं। तो there will be a time कि 24 साल से हम रूम्स ही बना रहे हैं, 24 साल से हम कैफ़े चला रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं। तो और जब कुछ फुट जाता है, मेंटेनेंस इश्यू, वो रिपेयर प्रोसेस जो है हमारा, वो हम 24 साल से करेंगे। तो फिर बट पहले चेकलिस्ट चाहिए ताकि हम सब अग्री करते हैं। और ऐसा नहीं है ना कि आपने ये इंडस्ट्री में काम किया है, आप भी नए हो। जब मैं नया था तो मुझे भी ज़रूरत थी चेकलिस्ट की। तो एक बार हम हो जाते हैं ट्रेन, इंटरनली मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो फिर अपने आप हो जाता है काम। बस वो जो डिस्टेंस है अभी से लेके एकदम हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल बनने का पहुंचने के लिए वही टाइम है जो हमें चेकलिस्ट फॉलो करना है, फिर अपने आप हो जाएगा। और जब नया टीम मेंबर ज्वाइन होता है तो ट्रेनिंग के लिए आसान हो जाता है। यस, राइट। या आपको याद होगा, आपने ये पूरा चेकलिस्ट आप भूल गए, पूरा चेकलिस्ट के हिसाब से ये कर रहे, और एक सिस्टम था कि एक ही चेकलिस्ट को दूसरा डिपार्टमेंट वाला आके चेक करेगा। आपको याद हो, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मे बी 30 ईयर्स। आपको शायद अभी याद नहीं रहेगा कि परचेज डिपार्टमेंट वाला आके मार्केटिंग का प्रोसेस चेक कर रहा था, राइट? वो मार्केटिंग वाला आके परचेज चेक कर रहा था, नाइस, राइट? प्रोडक्शन वाला क्रॉस ट्रेनिंग जाके हाउसकीपिंग चेक कर रहा था फैक्ट्री फ्लोर पे, राइट?
उसी का आपके दूसरा डिपार्टमेंट है। हम लोग इधर से जाके अकाउंट्स वाला जाता था, वेरी सी अकाउंट्स वाला जाता था कुछ चेक करने को। सो इट वाज क्रॉस ट्रेनिंग एवरीवेयर। It is not induction program or something, sir. Sorry? Induction program they are चला रहे थे। नहीं, अभी इंडक्शन स्लाइटली डिफरेंट, बट मैं जो बोल रहा हूँ चेकलिस्ट का प्रोसेस, मेलविन, देव शेट्टी सब चेकलिस्ट बनाए थे and everybody was cross checking. You guys have completely got so ingrained, you know it so well, so you totally forgotten that this is how you had operated. और आपको नया टीम मेंबर को ट्रेन करना पड़ेगा तो मुश्किल लगेगा चेकलिस्ट के बिना। हमने मैनुअल भी बनाया था सर, ऐसा इसके लिए सभी It's all checklist सब कर सब लोग भूल गए, everyone is भूल गए या इंटरनलाइज हो गए, चेकलिस्ट खा लिया। खा लिया। गीतिका याद है? कैन आई हैव दिस वाटर? It's your water. It's yours, it's Okay. yours, it's yours. Geetika, you had a question? Yeah. So currently, because we have such a big team and some of them are like the legacy members, some of us are new. तो इसमें अभी ऐसा what we are doing is कि अगर let's say किसी को खाना पसंद आया, so we are all telling भारती कि please tell your team, Yeah. right? तो टीम को भारती से पता चल रहा है कि खाना अच्छा है, किसने क्या बोला है. What I personally would like is कि जो खाना बना रहा है उसको डायरेक्टली भी बोला जा सके. बिल्कुल। राइट अगर किसी ने रूम अच्छे से साफ करा या फटाफट इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स 2 घंटे में लॉन्ड्री करके दे दिया है, तो द गेस्ट शुड नो, सॉरी द टीममेट जो काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसके थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से किसी को कितना बड़ा फर्क बिल्कुल। पड़ा है. तो what is like give me some tips and tricks to kind of relay that message. and also जो फ्रंट लाइन है कि कुक हो गए, लॉन्ड्री हो गया, हाउसकीपिंग हो गए, केदारी फॉर एग्जाम्पल इज कमिंग एट 12 in the night and fixing pipes and all of that, उन लोगों को डायरेक्टली फ्रॉम द गेस्ट हम बता सके कि आपके ये एफर्ट की वजह से देखो इसको इतना फर्क पड़ा, इसका ये सॉल्व हो गया, ही और शी दिस पर्टिकुलर गेस्ट रियली लाइक्ड दिस एफर्ट. Very, very Excellent. या awesome point. सो जस्ट लाइक जो इंफॉर्मेशन है टू बी रिलेट टू देम बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद गेस्ट्स राइट नाउ. राइट राइट जो उनको हम बताते हैं कि इसने बोला तुम्हारा खाना अच्छा था या इसने बोला तुम्हारा ये अच्छा था, दैट इज फ्रॉम अस. Yeah. और हम भी भूल सकते हैं, मिडिल मैनेजमेंट इज आल्सो, इट हैपेंस ना, लॉस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. या एक ही इंसान से एक बात सुनना प्लस अलग अलग लोगों से ये सुनना कि Yeah. मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी आई अप्रिशिएट यू, आई ऑल्सो अप्रिशिएट यू, आई रियली लाइक, Yeah. दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो उसमें ये है, मैं फॉलो करता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है ना पब्लिकली बोली जाए, शायद टीममेट के साथ हो या गेस्ट के बारे में, गेस्ट टू टीम मेंबर हो या टीम मेंबर टू टीम मेंबर हो, अच्छी चीज़ें पब्लिकली बोली जाए ताकि मोटिवेशन बना रहे. Yeah. है ना. जो कुछ सजेशंस है या क्रिटिसिज्म है दैट कैन गो थ्रू वन पर्सन, राइट. तो इन दिस केस खाना अच्छा लगा बट मुझे कोई टीम मेंबर किचन का दिखता ही नहीं है बाहर, राइट. हाँ तो I would like to add one thing on top of Geetika's question. How to make our like front team comfortable with the guests is a basic question for us, so that They hide from them a bit. They're very shy. Make They are them, like, from the older times also, right? Like earlier times. तो उन लोग के अंदर भी बहुत हेजिटेशन होता है कि अच्छा गेस्ट वहाँ पर गेस्ट है, मैं नहीं जा रही फॉर एग्जाम्पल. सो हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप थोड़ा थोड़ा करके. कोर टीम भी छुपते हैं गेस्ट से. या कदम सर को खींच के बंगलो लाता हूँ मैं. अभी आ रहा है, थैंक गॉड. ये थोड़ा टू बी ऑनेस्ट ये गैप जो है ना वो इस वजह से है, मल्टीपल रीजंस, राइट. कि मैं भी ये फेस करता हूँ कि थोड़ा गैप तो रहता है गेस्ट के और टीम के बीच में, क्योंकि टीम को लगता है कि यार एक तो शाय होते हैं लोग, दूसरी चीज़ ये है कि टीम को लगता है कि यार गेस्ट से बात करेंगे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो फिर कंप्लेन करेंगे ये वो. तो ये फियर रहता है बहुत दिमाग में, है ना. पर लिमिटेड इंटरेक्शन के लिए जैसे
लोग बैठे हो ब्रेकफास्ट के लिए, सब लोग खाने की तारीफ कर रहे हो, टीम को बाहर बुलाओ और सबको बोलो ये देखो इन्होंने खाना बनाया इतना अच्छा, है ना, तो उनके सामने उन्हें वैलिडेशन मिल जाएगा, बाकी लोग बोलेंगे उन्हें, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में कभी ग्रुप आता है बोलता है कि अच्छी चीज़ है, तो मैं पूरे टीम को बाहर बुलाता हूँ और बोलता हूँ ये लोगों ने आपको इतना अच्छा खाना दे दिया। एक प्रॉब्लम है हमारा कि हमारा डिनर खास है और डिनर का टाइम तो हमारा कुक्स तो घर गए, सो एट दैट टाइम शंकर मामा को पूरा तारीफ, क्या मामा क्या खाना बनाया, वो बोलता है थैंक यू मैंने बनाया, सब कुछ बढ़िया लगा सबको। Anyway, good. We should definitely try doing more of it. The Jungly team shout out in my mind at the end of the festival was a way to facilitate that. My mistake, I scheduled it on a Sunday evening. I did not think of that. So I could have done it on a Saturday. All right, any other final questions for Mayur before he starts to get tejist and he starts to wonder कि मैं आज सुबह ही चेकआउट करना था यार. You're going to get the lecture and love of a lifetime. I enjoy this. I know. Thank you for I can inviting see. me. Thank you. Any, please, Sid. So beyond stays and F&B, are there other sources of revenue that you would consider adding to your portfolio? Good question. Good question. See, honestly, I've not thought about it. I look at retreats as one of the source, but again, that's stay and F&B and some bit of programming to it, right? Because I love what I do so much that I don't think so much about how can I add more revenues to it and all of that. Whenever organic opportunity comes, I'll take it. Let's put it this way, right? But partnerships, so we have started merchandising. Nice. So that's one area where I feel there is a scope. But beyond that, I don't actively think about this. If you're happy to be transparent, and feel free to say no to this, can we ask about your profitability journey? Have you managed to find break-even point and profitability across both of your venues? So we burnt a lot of money during COVID. Yeah. Because we believed in the future, and I'm happy to say that last 2 years we have been net profitable. Wow, congratulations. Last year particularly. Last year you achieved profitability? Last year we were operationally profitable at both the locations. Okay. Last year we were net profitable. This year, as it looks, we'll do much better than last year. Amazing. In terms of numbers. And I always believed that there would be a time where we'll be out of that survival mode, out of that daily grind. Cash flow. Just worrying too much about, I have lost so many hair and all of that, thinking about when will we be profitable, agla mahina kaisa niklega. Yeah. Right? We are finally out of it, and adding cash flows. So basically, awesome. Last year around the same time, I was unsure which path we are taking. Right? I was like, okay, this is doing okay, but what's next? Right. And I spent a lot of time thinking about this, and I decided to myself that we need to reach profitability for me to be able to have the motivation to continue doing this, right? And we worked hard on that. The F&B business also helped because it pays revenue share to Nomadcow. Yes. And we are at a point where, things are looking good. Great, man. Congratulations. Thank you. On that high note, let's wrap this up. Thank you so much, Mayur. Thank you. Thank you for inviting me. Of course, man. Thank you for being here and sharing so generously. I think it means a lot to the team to think that 2 years ago we sat around this very table, opened your website on that screen. Actually, it was a smaller, shittier screen with a crack in the middle. Luckily, due to growth, we managed to upgrade. And, we looked at your website and I explained to the team, I was like, yes, what we're doing is crazy. But look, Mayur has at least paved the way
it's not that crazy. It felt achievable because someone else in India had done it. It's very hard to go from 0 to 1. And we built on I top think of that is very important, right? Like when I started, I had even more doubts. Yeah. Because कोई कर ही नहीं रहा था. Yeah. मैं जब ट्रैवल कर रहा था लोग मुझे बोलते थे आप तो पहले इंडियन हो जो ये कर रहे हो. Yes. और मैंने बोला यार ये अपना इतना बड़ा देश है, Yeah. इतने सारे लोग हैं अपने देश में, ये तो हो ही नहीं सकता. तो मेरा शुरू करने का मकसद था कि बाहर के जो डिजिटल नोमैड्स है Yeah. उनको इंडिया में ला जाए, क्योंकि वो बार बार मुझे यही सवाल आते थे कि इंडिया सेफ है कि नहीं, Yeah. इंटरनेट अच्छा है कि नहीं. तो जो आपकी जगह है, आप जो जगह बना रहे हो, उससे लोगों को इंडिया के बारे में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. बिल्कुल. कि उन्हें इधर सेफ लगेगा, इधर अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलेगा, अच्छा इंटरनेट मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा. तो उन्हें लगा कि यार हम जो इंडिया के बारे में सोचते थे जब आए नहीं थे वो कितना गलत था. Yes. है ना. तो बस अच्छा काम करो, अच्छी जगह बनाओ और इंडिया का नाम रोशन करो. That's it. जय हिंद. जय हिंद. Awesome.